हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम पढ़ेंगे कि किसी आवेशित चालक की सतह पर जो है वो बल कितना होता है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उस पे जो है वो दाब कितना लगता है। यानी बल और दाब दोनों ही जो है हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम जो दो टॉपिक और पढ़ेंगे और फिर हमारा जो ये चैप्टर सेकंड चैप्टर गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो देखिए, ये मेरे पास में कोई एक आवेशित चालक है, ठीक है ना, बिकॉज इसको जो है वो मैंने क्या कर रखा है, आवेशित कर रखा है, ठीक है ना, प्लस चार्ज से। मुझे क्या करना है, इस सरफेस पे जो वो कुल बल निकाले तो और क्या निकाले, मुझे दाब भी निकाले, मतलब बल और दाब दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं एक छोटे से एलिमेंट पे ही बल निकाल लेता हूं, फिर मैं क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन करके टोटल जो है वो फोर्स निकाल लूंगा, यानी बल निकाल लूंगा। तो यानी मतलब अपन ये तो करते हैं, अगर अपने पास में कोई एक सरफेस है और मुझे उस पर जो बल निकाला, तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले छोटे से पार्ट का जो वो मतलब छोटे से इस एरिया पे लगने वाला बल वो कैलकुलेट कर लूं। फिर क्या करूं, ये छोटे 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 डिवाइड कर दूं इसको पार्ट में, मतलब अल्पांश में डिवाइड कर दूं इस पूरे एरिया को, फिर उसका सम कर दूं उसके फोर्स के लिए। तो मेरे पास में क्या जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, मेरे पास में अगर ये मेरे पास में कंडक्टर है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ दूं और हर एक अल्पांश पे लगने वाले बल कैलकुलेट कर लूं और सबका सम कर दूं, मेरे पास में टोटल फोर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा अल्पांश सेलेक्ट किया जो है क्या मेरे पास में ए बी, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे पास में क्या है, ए सी बी। क्लियर। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं जो है वो एक दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, सिमेट्रिक है ना, सममित जो है वो दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं। एक पॉइंट तो मेरे पास में यहाँ पे ये मेरे पास में P1, और एक पॉइंट जो मैंने क्या किया इसके अंदर सेलेक्ट किया, ये है मेरे पास में क्या P2। यानी P1 और P2 मैंने जो है वो दो पॉइंट सेलेक्ट किए, एक तो इस चालक के बाहर और एक इस चालक के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाता हूँ कि एक तो इसके कारण और एक रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो AB से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं E1 दे रहा हूं, और जो ACB से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मैं E2 दे रहा हूं। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो है वो दूर होती है। तो ये मेरे पास में इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ, यानी E1 की डायरेक्शन ये है। क्लियर। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी क्या होगी, इस तरफ होगी, यानी E2 की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी। क्लियर। E1 तो इसके कारण AB के कारण, और E2 किसके कारण, ACB के कारण। क्लियर है। अब आ जाते हैं अंदर की ओर। तो देखो, AB के कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ ही तो होगी, इससे दूर, और इस ACB के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी ये क्या है मेरे पास में E2। बोला यहाँ तक क्लियर है, अगली बात समझ में। अच्छा, अब बात करता हूं मैं बिंदु P1 के लिए। बिंदु P1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, EP1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सही है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बिंदु P2 के लिए, बिंदु P2 के लिए, तो बिंदु P2 के लिए जो होगा वो मेरे पास में होगा EP2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, बिकॉज एक की डायरेक्शन इधर है एक की डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों ही के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें से क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। ठीक। अब एक और बात, अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट कहां है, चालक के अंदर। और मुझे ये बताइए, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। यही तो पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इसका हम जानते हैं कि EP2 इज इक्वल टू कितना, जीरो। क्यों, क्योंकि बिंदु P2 चालक के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। तो इसका मतलब क्या, अंदर कोई आवेश है, नहीं। अगर आवेश नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। चलिए, सो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और ये मेरे पास में आ गया क्या, E1 इज इक्वल टू E2। यानी E1 और E2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और मैंने इन दोनों की वैल्यू कोई एक मान ली, वो क्या है मेरे पास में E। क्लियर। इसको मैंने क्या मान लिया, E मान लिया, ठीक है ना। E1 और E2 दोनों इक्वल है तो मैंने इसको E मान लिया। क्लियर। अच्छा, चलिए, अब मैं क्या करता हूं, ये वैल्यू जो है वो यहां पुट कर देता हूं। E1 और E2 की वैल्यू E मानी मैंने, ये मैंने लेट कर दिया, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू। अब मैं क्या करूं, यहां पे वैल्यू रख लेता हूं। तो मेरे पास में देखो, पुट इन 1, पुट इन 1, तो मेरे पास में देखो EP1 इज इक्वल टू आ जाएगा E प्लस E।
ये हो जाएगा मेरे पास में EP1 इज इक्वल टू 2E। बोला यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस EP1 की वैल्यू क्या होगी? जब हमने गाउस का नियम की जो हमने जो है वो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी, क्या थी? किसी चालक परत के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी चालक के निकट अगर आप किसी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी हो तो फॉर्मूला यही तो आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अचालक के अंदर क्या आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? चालक। तो चालक के लिए हम क्या करेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? वहां पे परत थी ना, यहाँ पे कोई चालक है, कोई भी हो सकता है चालक, ठीक है? तो हम जानते हैं कि EP1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E। सो E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास में E की वैल्यू निकल के आ गई। तो अगर जब ये E की वैल्यू है तो क्या ये E1 की वैल्यू है और ये E2 की भी तो वैल्यू है? बिकॉज E को मैंने जो E1 और E2 के इक्वल मान लिया था तो E की भी वैल्यू यही आएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया क्या है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं कि इस छोटे से अल्पांश पे लगने वाला बल कैलकुलेट करता हूं, बल निकालता हूं। तो मुझे ये बताओ, अगर ये छोटा सा भाग है तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? DA होगा। अगर मैं पूरे ही चालक की बात करूं तो चालक का एरिया को मैं अगर A लिखता हूं तो इसका मतलब इस छोटे से अल्पांश का एरिया क्या होगा? DA होगा। तो इस छोटे से अल्पांश पे जो आवेश होगा वो क्या होगा? DQ होगा। अगर मैं बात करूं पूरे ही चालक पे आवेश Q है तो इस छोटे से अल्पांश पे क्या होगा? DQ होगा। तो अब वही कि अल्पांश AB पर बल, तो उसको कैसे लिखूंगा? अपन जानते हैं ना F इज इक्वल टू क्या होता है? QE होता है। F इज इक्वल टू QE तो होता है। बट अगर ये मेरे पास में छोटा सा पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? छोटा सा, और चार्ज भी क्या है? DQ। तो DQ पे लगने वाला फोर्स DS। ओके, अब बात करता हूं यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दे। चलो अब बात करता हूं यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व की। पृष्ठ आवेश घनत्व, तो देखो पृष्ठ आवेश जो घनत्व होगा वो क्या है? उसको अपन कैसे लिखते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, ये तो लिखते हैं। बट ये तो मेरे पास में पूरे चालक का है ना, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इस छोटे से अल्पांश का। तो क्या मैं इसको DQ बाई DA कर दूं? क्लियर? तो यहां से अगर मैं DQ की वैल्यू निकालूंगा तो DQ की वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी सिग्मा इंटू DA। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। सो ये आ जाएगा मेरे पास में DF इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DA मल्टीप्लाई E। क्लियर यहां तक? अच्छा, अगर मेरे पास में ये वैल्यू आ चुकी है तो देखो क्या मैं इस E की वैल्यू यहां रख दूं? ये E की वैल्यू यहां रख दूं तो मेरे पास में देखो DF क्या हो जाएगा? तो DF हो जाएगा मेरे पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। बिकॉज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर DA। ये मेरे पास में क्या आ गया? इस AB अल्पांश पे लगने वाला बल। अब अगर मुझे कुल बल निकालना है, अरे बात समझ में, अगर मुझे कुल बल निकालना है तो कुल बल मेरे पास में क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DS। इंटीग्रेशन कर लूंगा मैं उसका। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और फिर इंटू DA। क्लियर यहां तक? तो ये मेरे पास में फोर्स आ गया। अच्छा, अब इस फोर्स को अगर मुझे विद्युत क्षेत्र के रूप में निकालना है तो देखो एक चीज मैं यहाँ पे एक खेल करता हूं, वो खेल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने क्या किया? एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये मैंने अलग से किया, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो देखो क्या ये नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो क्या उसकी जगह E स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास में हो जाएगा ये F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, और इस एप्सिलॉन नॉट को लिख लेता हूं मैं पहले, फिर E स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई DA। तो ये भी मेरे पास में बल का फॉर्मूला है जब अगर मुझे विद्युत क्षेत्र दे रखा होता है। तो ये तो आ गया बल। अब बात करते हैं दाब की। तो देखो जो दाब है, दाब हमें जानते हैं कि क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो ये मेरे पास में F अपॉन A। बट मैं अगर छोटे से अल्पांश की बात करूं तो मेरे पास में क्या होगा? DF अपॉन DA।
सो डीएफ की वैल्यू ये रही, यहां रख दो। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर डीए, और फिर यहां से भी ये डिवाइडेड बाई डीए। तो डीए से ये डीए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? और फिर उसके बाद में मेरे पास में ये बच जाएगा P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर वही कहानी वापस, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अगर मुझे दाब को विद्युत क्षेत्र के रूप में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में यही तो फॉर्मूला निकल के आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। बिकॉज एक एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा ऊपर वाला, और नीचे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट मिलकर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएंगे, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। सो ये था हमारे पास में बल और दाब निकालना। सो इसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत दाब। इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत दाब। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, हम जो है सेकंड टॉपिक पे आते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकंड टॉपिक, जो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, अब हम जो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में क्या मतलब कितनी ऊर्जा होती है उसको जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी कि जब अगर हम किसी निकाय पे कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है वो किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये आपने पढ़ा है, क्लियर? तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले वर्क यानी कार्य जो है वो अपन यहाँ पे निकालेंगे। वही कार्य क्या होगा मेरे पास में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो चलिए देखो, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरे पास में ये क्या है, एक आवेशित जो है वो चालक है, क्लियर, जिसकी त्रिज्या क्या मेरे पास में आर है। ठीक है, अब और ये क्या पहले से कुछ जो है वो क्या बोलते हैं, आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे क्या करना है कि इस पे वर्क करना है। तो वर्क करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस पे मैं जो है वो चार्ज को बढ़ाऊंगा। अरे बात समझ में, मैं क्या करता हूँ, इस पे चार्ज को बढ़ाता हूँ। तो जैसे ही मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा तो चार्ज को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके विरुद्ध करना पड़ेगा, मुझे विद्युत बल के विरुद्ध जो है वो कार्य करना पड़ेगा। देखो कैसे, इससे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मैं क्या कर रहा हूँ और जो है वो इस पे जो है वो चार्ज लेके आ रहा हूँ। तो वो भी कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, मतलब जैसे पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव उसका करेगा, धक्का मारेगा। ठीक है ना, बट हम क्या कर रहे हैं, बल इस तरफ लग रहा है, हम कार्य कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब जो है वो हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, तभी तो किस पे चार्ज अपन लेके आएंगे। तो यानी यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा है कि चालक पर विद्युत आवेश की मात्रा बढ़ाने या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने पे। तो ध्यान से देखो, जब आप इस पे चार्ज लाओगे, जब आप इस पे चार्ज को बढ़ाओगे तो क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप खुद सोच के इसका आंसर बताइए। बिल्कुल इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज के पास में क्या होता है, मास होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है। तो इसमें तो पहले तो कुछ ना कुछ मास था ही इसका, और चार्ज डाल दिया तो मास बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये चीज है। तो यहीं पे लिखा है कि या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने में इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। यानी कि हम किसी निकाय पे कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य क्या होता है, जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मैंने जैसे ही इस पे जो है वो चार्ज दिया, तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे अगर मैं इस पे चार्ज दिया, तो ये देखो मैंने इस पे क्या किया, चार्ज और बढ़ाया, ये मैंने जो है इस पे चार्ज बढ़ा दिया। ठीक, अब चार्ज बढ़ाया तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो वो कुछ इंक्रीज हो गया, कुछ इस तरीके से। ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और ये वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, आयतन मतलब डीवी थोड़ा सा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी ये जो विस्थापन हुआ है वो क्या मेरे पास में कितना है, डी आर, छोटा सा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि गोले की सतह पर विद्युत दाब, गोले की सतह पर बाहर की ओर, ऐसा कर देते हैं ना, बाहर की ओर दाब, वो दाब कौन सा, विद्युत दाब होता है। और वो हमने पढ़ा क्या था, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी थोड़ी देर में हमने पढ़ा था ये, क्लियर? अब भाई अगर मैं बल की बात करूं, गोले की सतह पर बाहर बल क्या होगा, तो बल मेरे पास में फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। अरे बात समझ में, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो F इज इक्वल टू
ये P की वैल्यू रख लेता हूं मैं यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरे पास में क्या आ गया, बल आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अगली बात समझ में? चलिए अब अगर मैं बात करूं कि जब इस पे मैंने इसको चार्ज दिया तो इसका मतलब मुझे कुछ कार्य करना पड़ा, वो कार्य जो कार्य है वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। यही तो होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल तो मेरे पास तो ये रहा, और विस्थापन कितना होगा, डी आर विस्थापन होगा। तो मेरे पास में ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख लेता हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और फिर ये डी आर। इन दोनों को मैंने क्या क्या ब्रैकेट में रख लिया। देखो क्यों रखा, मुझे बताओ एरिया किसमें होता है, स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस किसमें होती है, वही सेंटीमीटर मीटर। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या ये मीटर क्यूब हो गया, और मीटर क्यूब मतलब क्यूब किसकी यूनिट होती है, बताओ बताओ किसकी यूनिट होती है, आयतन की यूनिट होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अगली बात समझ में? तो ये मेरे पास में इतना सा जो है वो वर्क आ गया। अब अगर बात करूं मैं कुल वर्क की, कुल कार्य की, तो कुल कार्य मेरे पास में होगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। बिकॉज ये तो मेरे पास में छोटा सा कार्य हुआ ना, ठीक है, और टोटल निकाला तो मुझे क्या करूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्लियर है? चलिए तो अब W इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूं। तो ये मेरे पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात समझ में? और यही क्या होगा मेरे पास में, ऊर्जा के रूप में आएगा, इसको हम यू से लिखते हैं। अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी है। तो एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा, तो एकांक आयतन में ऊर्जा को उसको मैं लिखूं किससे, यू वी से, ठीक है ना। एकांक आयतन, आयतन के लिए इसमें क्या लिया यहाँ पे, वी लिया। तो वो आ जाएगा मेरे पास में क्या किया जाएगा, कार्य बटे डीवी। यही तो होगा एकांक आयतन में ऊर्जा या किया गया कार्य, भाई। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू ये रही मेरे पास में, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डीवी डिवाइडेड बाय डीवी। तो देखो डीवी से ये डीवी कट जाएगा, ये वैल्यू पूरी रख दी डीवी, तो डीवी से डीवी कट गया। तो मेरे पास में तो इकाई आयतन में जो ऊर्जा आई वो कितनी आई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब भाई वापस यहाँ पे एक हम जो है वो इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में निकाले, तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, वो तो हो जाएगा मेरे पास में ई स्क्वायर, और एक बचेगा एप्सिलॉन नॉट, तो वो ये रहा। तो ये है मेरे पास में विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में ऊर्जा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक करते हैं कि जो साबुन का बुलबुला होता है उसकी जो साम्य अवस्था होती है वो क्या होती है, आवेशित साबुन के बुलबुले की। तो फटाफट ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हमारे इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यानी कि हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो संतुलन में कैसे रह सकता है जब उसको हम जो है वो आवेशित करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास में एक साबुन का बुलबुला है, क्लियर। अभी ये आवेशित नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस साबुन के बुलबुले के अंदर कुछ वायु होगी, उस वायु के कारण क्या लगेगा, इससे एक दाब लगेगा बाहर की ओर। आ रही बात समझ में? कुछ इस तरीके से ये दाब लगेगा ना इस तरफ, ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से दाब लगेगा इससे बाहर की ओर, सभी जगह से दाब लगेगा। उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, पी इन, मतलब अंदर की ओर लग रहा है इसलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर इसके अंदर से ये जो प्रेशर लग रहा है तो क्या इसके बाद में प्रेशर लग रहा होगा, कौन सा प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब। अरे बात समझ में, अगर ये वायु में है जो बुलबुला, तो इसका मतलब इससे वायुमंडलीय दाब भी तो लग रहा होगा इससे। वो वायुमंडलीय दाब बाहर से जो लग रहा है उसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, पी आउट। ये है मेरे पास में क्या, पी आउट, ये जो बाहर से लग रहा है, क्लियर। अब एक और चीज, एक प्रेशर और लग रहा है यहाँ पे, आपने 11th में इसके बारे में पढ़ा है, पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है, ये लिक्विड है ना, लिक्विड की सतह पे जो बल लगता है वो कौन सा होता है, पृष्ठ तनाव बल के कारण। अरे बात समझ में, जो लिक्विड की सतह पे जो बल लगता है वो कौन सा होता है, पृष्ठ तनाव बल। और इसके कारण इससे क्या होगा, प्रेशर भी लगेगा, बिकॉज अगर बल है तो प्रेशर तो है ही है वहां पे भी। तो वो प्रेशर जो होता है उसको हमने लिखा है क्या,
P इज इक्वल टू वो क्या होता है 4T अपॉन R। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये होता है। अब कई जने सोच रहे हो सर ये वैल्यू आई कहाँ से? आपने 11th में पढ़ा है। अरे बात समझो, साबुन के बुलबुले के लिए आपने पढ़ा है कि उसके बाहर उसकी जो सतह पर उसके अंदर जो दाब होता है वो क्या होता है, उसमें से सतह पर जो दाब होता है वो क्या होता है 40/R होता है। आगे बात समझ में क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं साबुन के बुलबुले के संतुलन की शर्त, तो जो साबुन के बुलबुले की जो संतुलन की शर्त होगी वो क्या होगी? कहने का मतलब है कि जो साबुन का बुलबुला है जो वो फटे ना, ब्लास्ट ना हो। तो इसका मतलब है कि जो ये दोनों प्रेशर है, ये प्लस ये किसके बराबर हो? इनसाइड वाले प्रेशर के बराबर हो, मतलब इन दोनों का सम जो है वो अंदर वाले प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तभी तो होगा। तो ये होगा मेरे पास में P in इज इक्वल टू P out प्लस 40/R। ये वाला दोनों को जोड़ दे, इससे इक्वल कर दे। ये है मेरे पास साबुन के बुलबुले के संतुलन की शर्त। क्लियर? यहाँ तक। इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास में P in माइनस P out इज इक्वल टू 40/R। इसको हम बोलते हैं दाब आधिक्य, जिसको मैं लिखता हूँ PEX 40/R। इसको बोला जाता है दाब आधिक्य। ये दाब आधिक्य। अब बात करते हैं कि ये P in और P out में से सबसे ज्यादा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रेशर है? ध्यान से देखो, जब साबुन का बुलबुल आता है वो क्या होता है, फैलता है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि जो अंदर वाला प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है बाहर वाले से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि P in इज ग्रेटर देन P out। ये समझ में आ रहा है ना आपको? अंदर वाला प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा बाहर वाले से, क्योंकि साबुन का बुलबुला फैलता ही तो है, फिर जाके वो फट जाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या, दाब आधिक्य। P in माइनस P out को हम क्या बोलते हैं, दाब आधिक्य। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, बाहर की ओर। ये जो है वो बाहर की ओर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको आवेशित करता हूं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको आवेशित कर रहा हूं। ये मैंने इसको आवेशित कर दिया। चलो अब मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, जो P एक्सिस है उसकी डायरेक्शन इस तरह भी तो है। ये मेरे पास में किसकी डायरेक्शन है, P EX, यानी दाब आधिक्य। दाब आधिक्य का लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। क्लियर? अब जब मैंने इसको आवेशित किया तो इसका मतलब इस पे क्या हो रहा, चार्ज बढ़ा। अरे बात समझ में, चार्ज बढ़ा तो इसका मतलब इस पे विद्युत दाब भी लगेगा। अरे बात समझ में, जब स्टेप से हमने पहले पढ़ा ना, किसी भी आवेशित चालक की सतह पर बल और दाब, तो जब मैंने इसको जो है आवेशित कर दिया तो इसका मतलब इस पे क्या आएगा, दाब भी तो आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विद्युत दाब। आवेशित करने पर विद्युत दाब जो होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, ये भी बाहर की ओर होता है, ये भी क्या होता है, बाहर की ओर। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये भी बाहर की ओर। अब ध्यान से देखना, जो आपके पास में ये PE, इसको मैं PE से लिखता हूँ। किससे लिख रहा हूँ, PE से लिख रहा हूँ। तो देखो PE भी इधर, PEX भी इधर। अरे बात समझ में, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अब जो संतुलन की स्थिति होगी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साबुन के आवेशित बुलबुले, साबुन के आवेशित बुलबुले की संतुलन की शर्त, संतुलन की शर्त। अब जब मैंने साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया है तो अब उसकी जो कंडीशन क्या होगी, तो ध्यान से देखो। अब जो प्रेशर है मेरे पास में, अब देखो ये दोनों प्रेशर इस तरफ लग रहे हैं और बाहर से कौन सा लग रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब लग रहा है वो क्या है, 40/R। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और किसके इक्वल हो जाएगा, 40/R के इक्वल हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा मेरे पास में P एक्सिस प्लस PE इज इक्वल टू 40/R। ये कंडीशन तब है जब आपने उसको आवेशित किया है, और ये कंडीशन तब थी जब ये मेरे पास में अनावेशित था। अरे बात तब तो मेरे पास में इनसाइड से प्रेशर लगा था, आउटसाइड लग रहा था, और एक पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो बल लग रहा था। और अब ये मेरे पास में जब मैंने उसको आवेशित कर दिया तो ये तो मेरे पास में है दाब आधिक्य, और साथ में क्या लगा है, ये PE। जब मैंने इसको चार्ज कर दिया है तो चार्ज करने पर विद्युत दाब लगेगा, वो दोनों को ऐड कर दिया। अब
कंडीशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो साबुन का जो बुलबुला है वो ब्लास्ट ना हो। हमें क्या निकालनी, संतुलन की स्थिति को निकालनी है, मतलब उसको जो है वो रखे रखना है, उसको फटने नहीं देना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये पी एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा और तभी जाके जो है वो ये जो बुलबुला है वो फटेगा नहीं। यानी जैसे जैसे आप इस पर चार्ज बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। तो अगर जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बुलबुला क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा ना। यानी दोनों में से कोई एक वैल्यू बढ़ी नहीं, बुलबुला क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यानी दोनों को क्या रहना पड़ेगा, बराबर रहना पड़ेगा। तो संतुलन के लिए जो दाब आधिक्य है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये ध्यान रखना। आई बात, क्योंकि ये वैल्यू तो मेरे पास बढ़ रही है ना, आई बात समझ में। बट पी एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पी ई की वैल्यू रख लेता हूं मैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन आर। अब यहां से जो है हम 3 वैल्यू निकालते हैं, एक तो प्रस्तावित घनत्व, एक इसकी त्रिज्या और एक इस पे चार्ज यानी आवेश। तो देखो अगर मुझे प्रस्तावित घनत्व निकालना है तो इसको अगर शिफ्ट कर दूं तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर। और अगर मुझे पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना है तो मैं इसका वर्गमूल ले लेता हूं, तो मेरे पास में ये आ जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। तो ये है मेरे पास में क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। ये क्या है मेरे पास में, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब मुझे क्या निकालना, अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है तो क्या करूंगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इन दोनों को जो है वो इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो मेरे पास में जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगा आर इधर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो ये है मेरे पास में क्या, इस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। तो यहां से जो है साबुन के बुलबुले की त्रिज्या भी जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इस पे आवेश कितना है, तो आवेश हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू ये रही, वो क्या है मेरे पास में 8t एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई एरिया। एरिया क्या होता है बुलबुले का, पहली बात तो ये होता है बुलबुला क्या है, एक गोला ही तो है, गोले का एरिया क्या होता है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस 4 पाई को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, जब ये आर स्क्वायर इस वर्गमूल में जाएगा तो क्या आर की पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज अगर अंदर आर की पावर 4 होता है उसको मैं बाहर लूंगा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 और नीचे एक आर है तो आर से आर कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा आर क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरे पास में रूट 8t एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये है मेरे पास में चार्ज। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, इसी पे बेस जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं, इसी पे बेस हमारे जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं। तो बस ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो हमारा चैप्टर जो है वो सेकंड गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग वो खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर विद्युत विभव। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी तरीके से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड गुड लक।